हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, और जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, संगठन, समाज और प्रशासनिक संगठन वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। ये चैप्टर नंबर 14 रहेगा आपका फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम BHIC इग्नू, जिसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी की। ठीक है, हम भारत का इतिहास के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम प्राचीनतम काल से 300 सदी तक का इतिहास पढ़ेंगे। BHIC 131 इग्नू हिस्ट्री का कोड है ये BHIC, सो प्लीज़ चेक। एंड BAM, जो कि अब BM में कन्वर्ट हो गया है, इसके ऊपर, और डैम श्योर कि इससे ऊपर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 13 किया हुआ है। हम अभी तक 2 चैप्टर आपके सिलेबस में और बचे हुए हैं, जो भी हम बहुत जल्दी ख़त्म करवाएंगे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लाइव क्लासेस कब से चाहिए। लाइव क्लासेस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है। यू हैव स्टिल 2 months ओनली, सो प्लीज़ prepare yourself and do practice of yourself answers keys. Okay, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू, सो प्लीज़ डू। एंड अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने जो है लेसन नंबर 13 में मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब हम चैप्टर नंबर 14 में जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसमें हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो आधार और सुरक्षा के आधार पर उनका प्रशासन कैसा रहा था, यानी कि उसकी राजनीति को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रशासन तंत्र को पढ़ेंगे, फिर आगे चल के हम इसकी अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहले हमने उसके मौर्य साम्राज्य के विकास के बारे में समझा है कि भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य आया कैसे, कई वंशों और राजाओं के बारे में पढ़ा था। अब हम चैप्टर नंबर 14 में प्रशासनिक तंत्र, अर्थव्यवस्था, समाज के संगठन, इन चीज़ों पर बात करेंगे। पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो मौर्य के शासनकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठन और स्वरूप में काफ़ी बदलाव आया। अधिकतर लोग कृषि कार्यों से संलग्न थे। आपको पता है कि जो नंद वंश के बाद जब मौर्य वंश आया था, तो उनमें से कई शासकों के काल में कृषि बहुत ही प्रचुर मात्रा में फैला, जिसके पीछे कई कारण है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो विकसित हुआ था, वो नदियों के आसपास विकसित हुआ था। यही कारण है कि उसको कृषि को प्राथमिकता और बढ़ावा मिला। ठीक है, कृषि अच्छी होती थी तो राजस्व भी कृषि के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि राजा वगैरह कर भी लेता था उससे। इसके अलावा शिल्प, वाणिज्य, व्यापार आदि काफ़ी ज़्यादा प्रचलन थे। शिल्प भी आपको पता है, मृदबाण और कई तरह के शिल्प यहाँ पर प्रचलन होने शुरू हो गए थे। और प्रशासन में क्या होता था ना, सबसे बड़ी पोस्ट जो होती थी वो राजा की होती थी। किसकी होती थी? प्रशासन, यानी कि राजनीति में प्रशासन का मतलब है एक जने का शासन चल रहा है, तो उसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल पे जो होता था वो होता था राजा का पद। ठीक है, जैसे आज के समय पे हमारे यहाँ पर जो हमारा संविधान है, ठीक है, आपको पता है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण पद है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री है। ठीक, तो सबसे ऊपरी जो पद जो होता है वो होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री आता है, और प्रधानमंत्री के नीचे फिर मुख्यमंत्री, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम कर रहा होता है वो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी तरीके से प्रशासन में भी सबसे सर्वोच्च पद जो होता था वो राजा का होता था। जो राजा कहेगा वो मानना पड़ेगा। ठीक है, ओनली किंग हैड टेक लास्ट एक्शन। ठीक है, प्रशासन कई स्तरों पर था। कितने स्तरों पर था तो ये लिख लीजिएगा आप। केंद्रीय क्षेत्र, मगध, प्रांतीय केंद्र, परिधि के क्षेत्र और शहर तथा गांव, ये लिख लीजिएगा आप। सबसे पहले केंद्र होता था, जो कि सेंटर में कन्वर्ट होता था, सेंटर में कंट्रोल होता था। प्रांतीय होते थे, कई छोटे छोटे भागों में बटे थे। उसके नीचे परिधि थी, फिर शहर और फिर गांव आते थे। ठीक, केंद्र प्रशासन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है ये। देखो, शासन का केंद्र कौन होता था? केंद्र में राजा ही होता था। जो राजा का कहना होगा पूरी प्रजा, पूरे मंत्री, सबको मानना पड़ेगा। अधिकारियों की नियुक्ति राजा करता था। ठीक है, अपनी उनकी कौशलताओं और उनके विचार के हिसाब से। देश की आंतरिक रक्षा और शांति का जो जिम्मा था वो होता था केंद्र के ऊपर, यानी कि राजा के ऊपर। जनता की रक्षा करने का जिम्मा किसका होता था? राजा का होता था। युद्ध कैसे संचालित करना है, सेना को कैसे नियंत्रित करना है, ये सब किसके अंदर होते थे? राजा के अंदर काम होते थे। राजा ही
जो है राज्य का कानून निर्माता, प्रशासन, सर्वोच्च न्यायाधीश और सेनापति होता था। जो राजा के द्वारा न्याय किया जाएगा वही अंतिम होगा, सेनापति वही होगा, पूरे टीम कमांडर लिमांडर होता था वो, ठीक है। और कानून वगैरह भी उसी के द्वारा निर्मित किए जाते थे। जब मैं बात करूँ प्रांतीय प्रशासन की, तब प्रांतीय गवर्नर या राजा, ठीक है, प्रांतीय में भी राजा का ही कंट्रोल होता था। जैसे राजा ने अपने अंदर कोई एक मंत्री रख दिया जिसको बोला गया गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर के अंडर जो आता था वो होता था प्रांतीय क्षेत्र। इनका कोई संबंधी या फिर बहुत ही क्लोज का कोई व्यक्ति होता था। उदाहरण के लिए अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। प्रांतीय गवर्नर की सहायता मंत्री परिषद द्वारा होती थी, ठीक। अब हम बात करते हैं जनपद तथा ग्रामीण प्रशासन की। यहाँ पे प्रतिष्ठित जनपद स्तर के अधिकारी होते थे। कौन होते थे? प्रतिष्ठित जनपद स्तर के, यानी कि जो ग्रामीण प्रशासन को संभाल रहे उसको क्या नाम दिया जाता था? प्रतिष्ठ, ठीक है। राजुक और युक्त अन्य अधिकारी होते थे। राजा इन्हें सीधा संपर्क करता था। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय लोग होते थे जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। ये कुछ शब्द है जिसको आप लिख लीजिएगा। ग्रामिक जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं। गोप और स्थानिक जनपद गांव के बीच मध्यस्थ का भूमिका निभाते थे, ठीक है। कृषि और जब भू राजस्व की बात कर लेते हैं कि राजा किस तरीके से कृषि और भू राजस्व वगैरह वहाँ पर से लेता था। तो देखो, राजा की आय का मुख्य स्रोत भूमि का कर था, ठीक है। वो भूमि से कर लेता था और लगभग जितनी उपज होती थी वो उसका एक का छठा भाग लेता था, ठीक है। जैसे 6 भाग है तो 6 में से 1 भाग राजा का होता था, इतना भाग वो लेता था। भूमि कर को भाग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी कि भूमि के जो कर होता था उसको भाग के नाम से प्रचलन था। संकटकालीन अवस्था में जो कौटिल्य थे, यानी कि जो चाणक्य थे, रामप्रयाग, जिनको आपातकालीन कर कहा गया है, वसूलने का अधिकार होता था। कौटिल्य ये कर वसूलते थे। और भानिक, जिसका इस शब्द का प्रयोग होता था विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट। विशेष अवसरों पर राजा को जो भेंट दी जाती थी उसको औभानिक का नाम दिया गया है, ठीक। उसी तरीके से पार्श्व एक शब्द था जिसका प्रयोग होता था जो व्यापारियों के लिए होता था, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था अपने बिजनेस में, उनको पार्श्व कर के नाम से जाना जाता था। जिस व्यापारी को अच्छा खासा मुनाफा होता था तो राजा उनसे पार्श्व कर लिया करता था। पार्श्व कर क्या था? जो उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ठीक है। विविध क्या था? जो पक्षों की रक्षा करने के लिए कर लिया जाता था। सेतु क्या था? फल फूल रखने के लिए कर लिया जाता था। इसी तरीके से रज्जू भूमि की नाप के समय पर लिया जाने वाला कर था, ठीक। अब बात करते हैं नागरिक प्रशासन की। नागरिक परिषद उप समितियों में विभाजित था, ठीक है। उप समिति क्या थी? जिसमें 5 सदस्य थे। पहली समिति का काम उद्योगों और शिल्प को देखना था, जिसमें केंद्रों का निरीक्षण, मजदूरी, ये सारी चीज़ें शामिल थी। दूसरी समिति में देखोगे तो भोजन, आवास, सुरक्षा, इन सब के ऊपर वो लोग काम करते थे। तीसरी समिति में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का, जनता के अंदर कितने जन्म, कितनी मृत्यु हो रही है, उन सब का आंकड़ा रखते थे। चौथे में मालतोल का निरीक्षण, यानी कि बाजार की चीज़ें संभाली जाती थी। 5वें में आप देखोगे तो जो आयात निर्यात की वस्तुएं हैं उनका जो है यहाँ पर डाटा रखा जाता था, उनसे संबंधित सारी चीज़ें रखी जाती थी। छठी समिति में बिक्री कर वसूल, यानी करों से कितना पैसा आपके पास आ रहा है, ये उसका बायोडाटा रखता था। बायोडाटा कह सकते हैं, फिर सारा लिखा जोखा रख सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये था आपका यूनिट नंबर 14। होप सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह PDF प्रोवाइड हो जाएगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हिस्ट्री क्लासेस आपकी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। अब हम पॉलिटिकल साइंस पे बात करेंगे, ठीक। और लाइव क्लासेस आप लोगों को कब चाहिए मुझे आप बताइएगा। क्या आप लोग लाइव क्लासेस के लिए रेडी हो? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।